हेलो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोग मज़े में होंगे। आज मैं हाजिर हूँ एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। गर्मी के दिन थे। बादशाह ने जीनत बेगम से नई शादी की थी। सल्तनत के सब झंझटों से दूर रहकर नई बेगम के साथ प्यार का आनंद लेने वह जीनत बेगम को लेकर कश्मीर के महल में चले आए थे। चांदनी रात थी। दूर के पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ से सफ़ेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थी। महल के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी। महल के एक कमरे में शमादान जल रहा था और इसकी खुली खिड़की के पास बैठी जीनत बेगम रात की खूबसूरती निहार रही थी। खुले हुए बाल उसकी फिरोजी रंग की ओढ़नी पर खेल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुंधी हुई उस फिरोजी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कम ख्वाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पेटी पर अंगूर के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। जीनत बेगम का रंग भी मोती की तरह था। उसके बदन की गठन निराली थी। संगमरमर के समान पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर दो हीरे धक धक चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगते ही हाथ भर धंस जाता था। खुशबूदार मसालों से बने हुए शमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कद के आईने लगे हुए थे। संगमरमर के आधारों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताज़े फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाज़ों पर चतुराई से गूंथी हुई नाग, केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थीं, जिनकी खुशबू से कमरा महक रहा था। कमरे में अनगिनत बहुमूल्य कारीगरों की देश विदेश की वस्तुएं करीने से सजी हुई थी। बादशाह 2 दिन से शिकार को गए हुए थे। आज इतनी रात हो गई थी, अभी तक नहीं आए। जीनत बेगम चांदनी में दूर तक आंखें बिछाए सवारों की गर्द देखती रही। आखिर उससे ना रहा गया। वह खिड़की से उठकर अनमनी सी होकर मसनद पर आ बैठी। उम्र और चिंता की गर्मी जब उससे सहन न हुई, तब उसने अपनी चिकन की ओढ़नी भी उतार फेंकी और आप ही आप झुंझलाकर बोली, कुछ भी अच्छा नहीं लगता, अब क्या करूं? इसके बाद उसने पास रखी बीन उठा ली। 2-4 अंगुली चलाई, मगर स्वर न मिला। उसने भुनभुना कर कहा, मर्दों की तरह यह भी मेरे वश में नहीं है। जीनत बेगम ने उकता कर उसे रख कर दस्तक दी। एक बांदी हाजिर हुई। बांदी बेहद खूबसूरत और कमसिन थी। उसे पास बैठने का हुक्म देकर जीनत बेगम ने कहा, बांदी, तुझे बीन अच्छी लगती है या बांसुरी? बांदी ने कहा, हुजूर जिसमें खुश हो। जीनत बेगम ने कहा, पर तू किसमें खुश है? बांदी ने कांपती आवाज़ में कहा, सरकार, बांदियों की खुशी ही क्या? पल भर जीनत बेगम ने बांदी के मुंह की तरफ देखा और कहा, मैं क्या तुझे बांदी की नज़र से देखती हूँ? नहीं, हुजूर की तो लौंडी पर ख़ास मेहरबानी है। तब तू इतनी उदास, झिझकी हुई और अकेले में क्यों रहती है? जब से तू नौकर हुई है ऐसा ही देखती हूँ। अपनी तकलीफ़ मुझसे तो कह प्यारी। इतना कहकर जीनत बेगम ने उसके पास खिसक कर उसका हाथ पकड़ लिया। बांदी कांप गई और बोली कुछ नहीं। जीनत बेगम ने कहा, तू अपना दर्द मुझसे कह, तू इतनी उदास क्यों रहती है? बांदी ने कांपती आवाज़ में कहा, हुजूर क्यों इतना उदास रहती हैं? जीनत बेगम ने कहा, इधर जहाँ पना कुछ कम आने लगे हैं, इससे तबीयत ज़रा उदास रहती है। बांदी, सरकार, प्यारी चीज़ ना मिलने से इंसान को उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल तो दिल ही है। जीनत बेगम हंसी और कहा, अब समझी, तू किसी को चाहती है? मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूंगी। बांदी ने एकाएक बेगम की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ। जीनत बेगम हंसते हंसते लौट गई और मदमाती हंसी के वेग में उसने बांदी का कंपन नहीं देखा। बांदी ने बंसी लेकर कहा, क्या सुनाऊं? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम होता है। इसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां खोल दे, चिरागों को बुझा दे, चटकती चांदनी का लुत्फ उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख दे। बांदी उठी। जीनत बेगम बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ। बांदी ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम के सामने ला रखा। बेगम ने कहा, उफ, यह तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? बांदी ने कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा गुलाब और मिला। बांदी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। गुलाब अर्क मिलाया और भी एक चीज़ मिलाई। फिर वह गिलास बेगम के सामने ला रखा। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा, अब सुना, तूने कहा कि मुझसे प्यार करती है, सुना कोई प्यार का गाना सुना। इतना कहा और गिलास को गलीचे पर लुढ़का कर मदमाती मसनद पर खुद लुढ़क गई।
और रस भरे नैनों से बांदी की ओर देखने लगी। बांदी ने वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। दुखवा मैं कैसे कहूँ मोरी सजनी। बहुत देर तक बांदी की वंशी और कंठ ध्वनि कमरे में घूम घूम कर रोती रही। धीरे धीरे बांदी खुद रोने लगी। जीनत बेगम शराब और जवानी के नशे में होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके बांदी ने देखा जीनत बेगम बेसुध पड़ी है। शराब की तेजी से उसके गाल एकदम सुर्ख हो गए हैं और सांस की सुगंध से कमरा महक रहा है। वंशी रखकर वो क्षण भर बेगम के पास आकर खड़ी हुई। उसका शरीर कांपा, आंखें जलने लगी, कंठ सूख गया। वह घुटनों के बल बैठकर बहुत धीरे धीरे अपने आंचल से बेगम के मुख का पसीना पोंछने लगी। उसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। उसके बाद जैसे ही उसने अचानक आंख उठाकर देखा, खुद बादशाह खड़े उसकी यह करतूत ताज्जुब और गुस्से से देख रहे थे। बांदी को जैसे सांप डस गया हो। वह डरते हुए बादशाह का मुंह ताकने लगी। बादशाह ने कहा, तू कौन है और यह क्या कर रही थी? बांदी चुप खड़ी रही। बादशाह ने कहा, जवाब दे। बांदी ने धीमे आवाज में कहा, जहाँ पनाह। कनीज अगर कुछ जवाब ना दे तो? बादशाह सन्नाटे में आ गए। बांदी की इतनी हिम्मत! उन्होंने कहा, मेरी बात का जवाब नहीं। अच्छा, तुझे नंगी करके कोड़े लगाए जाएंगे। बांदी ने कांपती आवाज में कहा, मैं मर्द हूँ। बादशाह ने जलती आंखों से बेगम की ओर देखा। वह बेसुध परी सो रही थी। उसी तरह उसका भरा यौवन खुला पड़ा था। बादशाह के मुंह से निकला, उफ फाहिशा, और फौरन उनका हाथ तलवार के मुठ पर गया। फिर उन्होंने घूम कर देखा, दोज़ख के कुत्ते, तेरी यह मजाल। फिर कठोर स्वर में पुकारा, कनीज। पल भर में एक भयंकर रूप वाली औरत बादशाह के सामने अदब से आ खड़ी हुई। बादशाह ने हुक्म दिया, इस मरदूद को तहखाने में डाल दे ताकि बिना खाए पिए मर जाए। कनीज ने अपने मजबूत हाथों में युवक का हाथ पकड़ा और ले चली। थोड़ी देर में दोनों लोहे के एक मजबूत दरवाजे के पास आ खड़े हुए। बांदी ने चाबी निकालकर दरवाज़ा खोला और कैदी को भीतर ढकेल दिया। सुबह हुई। बेगम की बेहोशी दूर हुई। चौंक कर उठ बैठी, बाल संवारे, ओढ़नी ठीक की और चोली के बटन कसने को आईने के सामने जा खड़ी हुई। खिड़कियां बंद थी। जीनत बेगम ने पुकारा, बांदी, प्यारी बांदी, बड़ी गर्मी है, ज़रा खिड़की तो खोल दे। निगोड़ी नींद ने तो आज गजब ढा दिया। शराब कुछ तेज थी। किसी ने बेगम की बात ना सुनी। बेगम ने ज़रा ज़ोर से पुकारा, बांदी। जवाब ना पाकर बेगम हैरान हुई। वह खुद खिड़कियां खोलने लगी, मगर खिड़कियां बाहर से बंद थीं। बेगम ने दिल ही दिल में कहा, क्या बात है लौंडिया, सब क्या हुई? वह दरवाजे की तरफ चली। देखा एक तातारी बांदी नंगी तलवार लिए पहरे पर मुस्तैद खड़ी है। बेगम को देखते ही उसने सिर झुका लिया। बेगम ने गुस्से से कहा, तुम लोग यहाँ क्यों हो? बादशाह के हुक्म से। क्या बादशाह आ गए? जी हाँ। मुझे इत्तला क्यों नहीं दी? हुक्म नहीं था। बादशाह कहाँ है? सलमा बेगम के दौलत खाने पर। जीनत बेगम ने कहा, ठीक है। खूबसूरती की हाट में जिनका कारोबार है, मोहब्बत को क्या समझेंगे? तो अब सलमा बेगम की किस्मत खुली। तातारी स्त्री चुपचाप खड़ी रही। बेगम फिर बोली, मेरी बांदी कहाँ है? कैद में। क्यों? जहाँ पनाह का हुक्म था। उसका कसूर क्या था? मैं अर्ज नहीं कर सकती। कैद खाने की चाबी मुझे दे, मैं अभी उसे छुड़ाती हूँ। आपको अपने कमरे से बाहर जाने का हुक्म नहीं है। तब क्या मैं भी कैद हूँ? जी हाँ। बेगम की आंखों में आंसू भर आए। वो लौटकर मसनद पर पड़ गई और फूट फूट कर रोने लगी। कुछ ठहर कर उसने एक ख़त लिखा, हुजूर, मेरा कसूर माफ़ फरमाएं। दिन भर की थकी होने से ऐसी बेसुध सो गई कि हुजूर के इस्तकबाल में हाजिर न रह सकी, और मेरी उस प्यारी लौंडी की भी जा बख्शी की जाए। उसने हुजूर के दौलत खाने में लौट आने की इत्तला मुझे वाजबी तौर पर ना देकर बेशक भारी कसूर किया है, मगर वह नई कमसिन गरीब और दुखिया है। कनीज़ जीनत। ख़त बादशाह के पास भेज दी गई। बादशाह की तबीयत बहुत नासाज थी। बादशाह अपनी आंखों से पर पुरुष को उसका मुंह चूमते देख चुके थे। वह गुस्से से तलमला रहे थे और गम गलत करने को अंधाधुंध शराब पी रहे थे। सलमा बेगम मौका देखकर सौतिया डाह का बुखार निकाल रही थी। तातारी बांदी को देखकर बादशाह ने आग बबूला होकर कहा, क्या लाई हो? बांदी ने दस्त बस्ता अर्ज की, खुदाबंद, जीनत बीवी की अर्जी है। बादशाह ने गुस्से से होंठ चबाकर कहा, उससे कह दे कि मर जाए। इसके बाद ख़त में एक ठोकर मारी। उन्होंने उधर से मुंह फेर लिया। बांदी लौट आई।
बादशाह का जवाब सुनकर जीनत बेगम ज़मीन पर बैठ गई। उसने बांदी को बाहर जाने का हुक्म दिया और दरवाज़ा बंद करके फूट फूट कर रोई। घंटों बीत गए, दिन ढलने लगा। जीनत बेगम ने कहा, हाय, बादशाहों की बेगम होना भी बदनसीबी है। इंतज़ार करते करते आंखें फूट जाए, मिन्नतें करते करते ज़बान घिस जाए, अदब करते करते जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, फिर भी इतनी सी बात पर कि मैं ज़रा सो गई, उनके आने पर जाग न सकी, इतनी सज़ा, इतनी बेइज्जती। तब मैं बेगम क्या हुई? सलमा और बांदिया सुनेंगी तो क्या कहेंगी? इस बेइज्जती के बाद मुंह दिखाने लायक कहाँ रही? अब तो मरना ही ठीक है। अफसोस, मैं किसी गरीब की औरत क्या न हुई। अब बेगम ने अटल इरादा कर लिया। उसने एक और ख़त लिखा, दुनिया के मालिक, आपकी बीवी और कनीज़ होने की वजह से आपके हुक्म को मान कर मरती हूँ। इतनी बेइज्जती पाकर एक मल्लिका का मरना ही मुनासिब है, मगर इतने बड़े बादशाह को औरतों को इस कदर नाचीज़ तो ना समझना चाहिए कि अदना सी बेवकूफ़ी की इतनी बड़ी सज़ा दी जाए। मेरा कसूर तो इतना ही था कि मैं बेखबर सो गई थी। खैर, फिर एक बार हुजूर को देखने की ख्वाहिश लेकर मरती हूँ। मैं उस पाक परवरदिगार के पास जाकर अर्ज़ करूँगी कि वह मेरे शौहर को सलामत रखे। जीनत ख़त को इत्र में डुबो कर के ताज़े फूलों के गुलदस्ते में इस तरह रख दिया जिससे किसी की उस पर नज़र न पड़ जाए। इसके बाद उसने जवाहर की पेटी से एक बेशकीमती अंगूठी निकाली और कुछ देर तक आंख गड़ा गड़ा कर उसे देखती रही, फिर उसे चाट गई। बादशाह शाम की हवाखोरी के लिए बाग में टहल रहे थे। 2-3 कनीज़ें घबराई हुई आई और ख़त पेश करके अर्ज़ की, हुजूर, गज़ब हो गया, जीनत बीवी ने जहर खा लिया और वो मर रही हैं। पल भर में बादशाह ने ख़त पढ़ लिया, झपटे हुए महल में पहुँचे। प्यारी बेगम ज़मीन पर पड़ी हैं, आंखें ललाट पर चढ़ गई हैं, रंग कोयले के समान हो गया है। बादशाह से रहा ना गया, उन्होंने घबरा कर कहा, हकीम, हकीम को बुलाओ। कई आदमी दौड़े। बादशाह का शब्द सुनकर बेगम ने उनकी तरफ देखा और धीमे आवाज़ में कहा, ज़हे किस्मत। बादशाह ने नज़दीक बैठकर कहा, बेगम, बादशाह की बेगम होकर तुम्हें यही लाजिम था? बेगम ने दर्द से कहा, हुजूर, मेरा कसूर मामूली था। बादशाह ने कड़े आवाज़ में कहा, बदनसीब, शाही जनान खाने में मर्द को भेष बदल कर रखना मामूली कसूर समझती हो? कानों पर यकीन कभी न करता, मगर आंखों देखी को झूठ मान लो। जैसे हज़ारों बिच्छुओं के एक साथ डंक मारने से आदमी तड़पता है, उसी तरह तड़प कर बेगम ने कहा, क्या? बादशाह डर कर पीछे हट गए। उन्होंने कहा, सच कहो, इस वक्त तुम खुदा की राह पर हो। वह जवान कौन था? बेगम ने अचकचा कर पूछा, कौन जवान? बादशाह ने गुस्से से कहा, जिसे तुमने बांदी बनाकर अपने पास रखा था। बेगम ने घबरा कर कहा, हैं? क्या वह मर्द है? बादशाह, तो क्या तुम सचमुच यह बात नहीं जानती? बेगम के मुंह से निकला, या खुदा। फिर उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वह सब मामला समझ गई। कुछ देर बाद बोली, खाविन, तब तो कुछ शिकायत ही नहीं। इस कसूर की तो यही सज़ा मुनासिब थी। मेरी बदगुमानी माफ़ फरमाई जाए। अल्लाह की कसम, मुझे इस बात का कुछ भी पता नहीं है। बादशाह का गला भर आया। उन्होंने कहा, तो प्यारी बेगम, तुम बेकसूर ही चली? बादशाह रोने लगे। बेगम ने उनका हाथ पकड़कर अपनी छाती पर रख कर कहा, मालिक मेरे, जिसकी उम्मीद ना थी, मरते वक्त वह मज़ा मिल गया। कहा, सुना माफ़ हो, एक अर्ज़ लौंडी की मंजूर हो। बादशाह ने कहा, जल्दी कहो बेगम। बेगम ने हिम्मत से कहा, उस जवान को माफ़ कर देना। उसके बाद बेगम की आंखों से आंसू बह चले और थोड़ी ही देर में ठंडी हो गई। बादशाह ने घुटनों के बल बैठकर उसका ललाट चूमा और फिर बच्चों की तरह रोने लगे। गज़ब के अंधेरे और सर्दी में नौजवान भूखा प्यासा पड़ा था। एकाएक किवाड़ खुला। रोशनी के साथ ही एक भारी आवाज़ तहखाने में गूंज गया, बदनसीब नौजवान, क्या होश हवास में है? नौजवान ने तेज़ आवाज़ से पूछा, कौन? जवाब मिला, बादशाह। नौजवान ने अदब से कहा, यह जगह बादशाहों के लायक नहीं है। क्यों तशरीफ़ लाए हैं? तुम्हारी कैफियत नहीं सुनी थी, उसे सुनने आया हूँ। कुछ देर चुप रहकर नौजवान ने कहा, सिर्फ जीनत बेगम को झूठी बदनामी से बचाने के लिए कैफियत देता हूँ। सुनिए, जीनत बेगम जब बच्ची थी, मैं उनके बाप का नौकर था, तभी से मैं उनसे प्यार करता था। जीनत बेगम भी प्यार करती थी, पर वह बचपन का प्यार था। उम्र होने पर जीनत बेगम पर्दे में रहने लगी और फिर वह बादशाह की बेगम हुई, मगर मैं उसे भूल न सका। 5 साल तक पागल की तरह भटकता रहा। आखिर में भेष बदलकर बांदी की नौकरी कर ली। सिर्फ उसे देखते रहने और खिदमत करके दिन गुजार देने का इरादा था। उस चांदनी रात शराब की उत्तेजना और अकेलापन ने मुझे बेबस कर दिया।
उसके बाद मैंने आंचल से उसके मुख का पसीना पोंछा और मुंह चूम लिया। मैं इतना ही खताबार हूँ। जीनत बेगम इसकी बाबत कुछ भी नहीं जानती। बादशाह कुछ देर चुपचाप खड़े रहे। उसके बाद वह दरवाजे बंद किए बिना ही धीरे धीरे चले गए। बेगम की मौत को 10 दिन बीत गए। बादशाह बेगम के कमरे में ही दिन रात रहते हैं। सामने नदी के उस पार पेड़ों की झुरमुट में बेगम की सफ़ेद कब्र बनी है। जिस खिड़की के पास बेगम बैठी दिन रात बादशाह का इंतज़ार कर रही थी, उसी खिड़की में उसी चौकी पर बैठे हुए बादशाह उसी तरह बेगम की कब्र दिन रात देखा करते हैं। किसी को पास आने का हुक्म नहीं। जब आधी रात हो जाती है तो उस आधी रात के सन्नाटे में एक मर्म भेदनी गीत ध्वनि उठ खड़ी होती है। बादशाह साफ साफ सुनते हैं। कोई करुण कोमल स्वर में गा रहा है, दुखवा मैं कासे कहूँ मोरी सजनी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।